गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है, जो कल का टॉपिक था ना उसी को हम थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो कल का टॉपिक क्या था हमारा, किसी आवेशित वलय के कारण उसके केंद्र बिंदु O से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर E वेक्टर की हमने गणना की थी। ठीक है, क्या कहा मैंने कि किसी आवेशित वलय के कारण, मान लो कि एक आवेशित वलय, इस आवेशित वलय के कारण इसके केंद्र बिंदु O से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमने क्या की थी, E वेक्टर की गणना की थी। ठीक है ना। इसका हमने फॉर्मूला भी निकाला था। यहाँ पे E वेक्टर की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास, k q x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3y, ये हमारी वैल्यू निकल के आई थी। ठीक है, ये आपको लर्न करने के लिए बोला था मैंने, आप इसको लर्न करो। इसकी डायरेक्शन क्या बताई थी, x कैप की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब यहाँ से हमने दो स्पेशल पॉइंट निकाले थे। जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो E इज इक्वल टू 0 होगा, और जब x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r होगा, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r होगा तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/x² होगा। इस समय क्या पता लग रहा है कि यदि हम x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो E वेक्टर का मान कम होता है, x इंक्रीज करेंगे तो E वेक्टर कम होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, यदि हम x को डिक्रीज करेंगे तो भी E वेक्टर हमारा क्या होगा, कम। ठीक है, इस समय एक पॉइंट समझ में आता है कि यहाँ पर E वेक्टर का मान 0 है, कम है, यहाँ पर भी E वेक्टर का मान धीरे धीरे कम हो जाता है। तो यहाँ से कम होता 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 पहले बड़ा होगा और उसके बाद किसी बिंदु पे जाके फिर वापस उसमें क्या कर दिया होगा, घटना स्टार्ट कर दिया होगा। तो हमारा पॉइंट ये है कि x का वह मान याद करो जहां पर E वेक्टर का मान अधिकतम प्राप्त होता है। इस कंडीशन में x का वह मान याद करना है जहां पे हमें E वेक्टर का मान अधिकतम प्राप्त होता है। सेम कंडीशन यहाँ होगी, इधर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव में एक x का वह वैल्यू मिलेगा जिसकी वजह से E वेक्टर का मान बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वो कम होता चल जाएगा। बात समझ आ रही है। तो हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यूज बतानी है कि ये x का कितना मान यहाँ पे रखा जाए। ठीक है, E, हमें E का अधिकतम मान मिल जाए। बात समझ में आई। तो पहले तो इस ER कर्व को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, और इस टॉपिक को समझिए, कम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। तो टॉपिक का भी जो नाम है वो है, उपरोक्त टॉपिक में जो हमने ऊपर पढ़ा ना उसी का हम पढ़ रहे हैं ER कर्व। क्या पढ़ रहे हैं, ER कर्व। क्या पढ़ रहे हैं हम इसका, ER कर्व। तो ER कर्व पढ़ने के लिए मैंने क्या किया, दो चीजें एक साथ बना दी रिजल्ट को समझने के लिए। ये आवेशित वलय है, ये तो क्या ले ली मैंने यहाँ पे, आवेशित वलय ले लिया। ठीक है, ये इसका केंद्र बिंदु, तो ये इसका केंद्र बिंदु O हो गया। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि ये वो बिंदु P है जहां पे हमें E वेक्टर का मान बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x एक ऐसा बिंदु मिलेगा। ठीक है, x बराबर, मान लिया मैंने x बराबर x1 कोई पॉइंट है जहां पर हमें E की वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक पॉइंट यहाँ बना दिया x। ध्यान रखना है आपको, ये वैल्यू आती है x बराबर r√2 से। कहां पे आती है, x बराबर r√2 पे हमें वो मान मिलता है x का जहां पे E वेक्टर का मान अधिकतम प्राप्त होता है। तो हम क्या करें, इसको ऐसे बढ़ाते चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, E वेक्टर का मान अधिकतम मिलता है, और इसके बाद वापस से E वेक्टर क्या होता है, x² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया। x बराबर r/2 r/√2 वह बिंदु है, x बराबर r/√2 वह बिंदु है जहां पर E वेक्टर का मान हमें अधिकतम मिलता है। कितना मिलेगा अभी चेक करेंगे, कैसे मिलेगा वही बताएंगे, और पहले ये समझो कि मिलता कितना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हम चलेंगे तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि x बराबर -r/√2, कितना, -r/√2 पर भी हमें वही कंडीशन मिलती है, पहले तो इसका मान बढ़ता जाता है और फिर इसका मान क्या हो जाता है, घटता जाता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से पहले तो इसका मान क्या होता है, बढ़ता जाता है और फिर उसका मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये वैल्यू कितनी है हमारी, x बराबर r/√2। तो ये E वेक्टर का मान है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो किसकी आई, -E वेक्टर की है। ये वैल्यू किसकी है हमारे पास, -E वेक्टर की है, यहाँ पे है ना, और ऊपर क्या है, +E वेक्टर। समझ आ रही बात।
तो हम क्या कह रहे हैं कि x बराबर प्लस माइनस r बटे अंडर रूट दो, x का वह मान है जहां पर e का मान हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्टेंस, मतलब इसको तो बोलेंगे r, और ये हो गया आपका e, तो ये हो गया ई आर कर्व, क्या हो गया, ई आर ग्राफ की गणना हो गई। ठीक है, जिसके माध्यम से हमने इसका पूरा ऑपरेशन कर दिया कि एक बिंदु से दूरी पे जाते हैं तो क्या होता है, पास आते हैं तो क्या होता है, कितनी दूरी पे अधिकतम मान मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है कि अधिकतम मान हमें मिलेगा कैसे, इसकी कैलकुलेशन हमें देखनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें डेरिवेशन करना है और लिखो अधिकतम मान की गणना। टॉपिक का नाम क्या है, एक्स का वह मान जहां ई मैक्सिमम हो, पहले तो ये निकाल रहा है। ठीक है, x का वह मान जहां ई मैक्सिमम है। ठीक है, की गणना, इसकी गणना करना चाह रहे हैं कि मान आएगा कितना हमारा, x का वह मान क्या होगा जहां ई हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ई को वापस लिखते हैं। ई मैक्सिमम बराबर क्या था हमारे पास, k qx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब बड़े ध्यान से समझना, प्योर मैथ है ना, डिफरेंशिएशन है, अवकलन है। ठीक है, जिसको आ जाता है समझ में अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस जो पुट अप होंगे ना वो यहां से नहीं, इसके रिजल्ट से होंगे। रिजल्ट मतलब x का मान क्या, e का मान क्या, ये तो क्या मैं आपको केवल प्रूफ बता रहा हूं कि ऐसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके सिलेबस में इसका कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट आपके सिलेबस में है। ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम में भी इसके रिजल्ट ही काम आते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको पूरा प्रूफ करके बता रहा हूं, पूरा हल करके बता रहा हूं कि है क्या। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको, ई वेक्टर का मान निकालना, हमें चाहिए ई मैक्सिमम कहां पर, x पर। तो हमने क्या कर दिया, de बाय dx का मैक्सिमम निकाल दिया, de बाय dx का मैक्सिमम निकाल के और उसको क्या कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। याद करो कक्षा 11 उसमें हम अधिकतम और न्यूनतम मान निकाला करते थे, तो d बाय dx निकालते थे और उसको किसके बराबर कर देते थे, 0 के बराबर कर देते थे। फिर क्या करते थे, de2 बाय dx2 निकाला करते थे, उस x के मान को वहां पुट करा करते थे, देखा करते थे कि x का ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसका मान अधिकतम है मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि नेगेटिव है तो हम क्या कर देते थे, मैक्सिमम मान प्राप्त होगा, और पॉजिटिव है तो क्या कर देते थे, मिनिमम मान प्राप्त होगा। होगा कितना, x के उस मान को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देते थे। ये प्रोसेस होती थी अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने की। अपनी क्लास 11 की कॉपी खोलो, उसमें मैंने जो अपकरण पढ़ाया है स्टार्टिंग में, वहां पे 2-4 सवाल मैंने करा रखे। तो पहले छोटे सवालों से इसको सीखने की कोशिश करो, ठीक है, और फिर यहाँ पर इसको अप्लाई करने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स हमें निकालना है। क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें दिख रहा है रेशनल नंबर है, मतलब ये तो ऊपर तो न्यूमरेटर है अंश, और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आपको पता है इसका फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ देखो, ध्यान से, आराम से, बड़े धीमे धीमे जाता हूँ मैं, आराम से देखते चलो। सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या, हर इनटू, हर क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, हर इनटू अंश का अवकलन। हम अवकलन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। k q दोनों कॉमन राशि है, x का अवकलन होगा k q, x का अवकलन होता है 1, तो k q हो गया। तो हर इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश, अंश कितना है आपके पास, k q x इनटू हर का अवकलन, इसका अवकलन करना है। तो पहले इसका अवकलन करके मैं दिखा देता हूं। देखो हमारे पास है x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या मैं इसको x की पावर n लिख सकता हूं, तो इसको मैं n x n - 1 लिख सकता हूं। यहाँ पे n कितना है हमारा, 3/2, n कितना है, 3/2। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा क्या, 3/2, फिर लिखूंगा x हमने पूरा माना है, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, की पावर n - 1 मतलब 3/2 - 1 मतलब कितना हुआ, आधा, है ना। और जिसको माना है उसका एक बार x के सापेक्ष अवकलन और कर दो। x स्क्वायर का अवकलन और करना है, x स्क्वायर का अवकलन कितना, 2x। ये कहानी इसमें आपको करनी है। इसके बाद इसको मिटा दो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, हर का स्क्वायर, हर कितना है, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और इसको किसके बराबर पुट करना है, हमें 0 के बराबर पुट करना है। यदि हमें अधिकतम मान निकालना है तो ये राशि तो 0 में चली गई,
ये वाली राशि तो जीरो में चली गई ना, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो राशि बची ना उसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, इसलिए कम करता हूं मैं सुबह जगह करने इसलिए। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो। सबसे पहले मैंने इसमें कॉमन ले लिया, देखो सबसे पहले तो ये जीरो उसमें चला गया, पर में चला गया, ओ सॉरी जीरो में चला गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? के कॉमन आ रहा है ना, क्यू कॉमन आ रहा है ना, देखो के क्यू के क्यू। और देखो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ भी कॉमन आ रहा है इसमें से? बिल्कुल आ रहा है। क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ। अच्छा ये दो से दो कट गया क्या? कट गया। अब बचा कितना वो देख लो, इसमें हमारे पास बचा क्या वो देखो, वो इसमें बचा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो आधा तो कॉमन आ गया, एक बचा यहाँ लिख दिया माइनस, ये तो काम, ये खत्म ये खत्म, 3x स्क्वायर बराबर 0। अब या तो ये 0 या फिर ये 0, या तो ये 0 करो या फिर ये 0 करो। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि इसमें तो सारी राशि कांस्टेंट है, ये तो 0 हो नहीं सकता, हमें 0 करना है इसको, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको 0 करना है, इसको 0 करा तो क्या देखा 2x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर माइनस का प्लस का r स्क्वायर बराबर हो गया 0। तो x स्क्वायर प्लस का 2 बराबर r स्क्वायर, और सॉल्व करा तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बाई 2, और x की वैल्यू कितनी आ गई r बटे अंडर रूट 2, कौन सी? प्लस माइनस। तो जो मैंने ग्राफ बनाया था उसको याद करो, स्टार्टिंग में ग्राफ कैसा बनाया था मैंने ऐसे लिया था, ठीक है याद है ना, ऐसे लिया था, ये सेंटर पॉइंट लिया था, ये ऐसे चला गया था और ये ऐसे चला गया। तो ये वो x का मान है r बटे अंडर रूट 2 जिसकी हम बात कर रहे थे, ये x का वो माइनस r बटे अंडर रूट 2 मान है जिसके बात यहाँ पे हमें मैक्सिमम मान मिलेगा, ये हमने आपको प्रूफ करके बताया। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा हमें? मैक्सिमम मान। अब बात आती है कि मैक्सिमम मान होगा कितना, मैक्सिमम मान होगा कितना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस वैल्यू को उठा के कहां पुट कर दो, एक बार और डिफरेंशिएशन करो। अभी बेवकूफ लोग इतना बड़ा डिफरेंशिएट करने के, हमें पता है कि मिनिमम मान तो हमें चाहिए नहीं, तो मैक्सिमम और मिनिमम का पता हमें लगाना नहीं है, हमें तो मैक्सिमम मान ही निकालना है, कंफर्म है। इस वैल्यू को उठा के कहां रख दो, सीधा सीधा इस इक्वेशन में रख दो, आपको क्या मिल जाएगा इसमें? मैक्सिमम मान मिल जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, e का मैक्सिमम मान ज्ञात करने के लिए x का मान यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ x का मान कितना आएगा भाई, देखो e वेक्टर बराबर k की जगह k, q की जगह q, x की जगह r बटे अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ x का मान कितना r स्क्वायर बटे 2 प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये भी तो 3/2 हो गया, एक तरीके से 1.5 स्क्वायर हो गया ना। इसको सॉल्व कर दो और अच्छे से, तो k q r बटे अंडर रूट 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3/2 r स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आ रही बात? अच्छा ये डेढ़ हो गया इसका मतलब, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं k q r डिवाइडेड बाय रूट 2 तो है, इसको मैं एक बार तो पूरा लिख दूं 3/2 r स्क्वायर, और एक बार अंडर रूट में लिख दूं 3/2 r स्क्वायर की जगह r। ये अंडर रूट देखो इसका रहेगा केवल, ध्यान रखना, ये r से ये r कट गया, ये अंडर रूट 2 से ये वाला अंडर रूट 2 भी कट गया, क्या बचा k q डिवाइडेड बाय 3 r स्क्वायर बटे 2 इनटू अंडर रूट 3। तो सीधी भाषा में देखा जाए तो 2 k q अपॉन 3 रूट 3 r स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है e वेक्टर की। कौन सी वैल्यू है? जो कि हमें मैक्सिमम मिलेगी, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकल, ये आपकी क्या निकल के आ गई? मैक्सिमम वैल्यू निकल गई, अधिकतम मान हमें ये मिल गया। ठीक है, तो इस टॉपिक में वापस सुनो, इंपॉर्टेंट चीज क्या, एक तो ये फॉर्मूला और इसका डेरिवेशन पीछे वाला जो कल कराया था, इसके बाद वो ग्राफ, और ग्राफ से रिजल्ट, रिजल्ट में एक तो x की वैल्यू और एक e की वैल्यू। ठीक है, ये e और x की वैल्यू तो ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में काम आती है। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपके बोर्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बोर्ड लेवल पे x बराबर r बटे अंडर रूट 2 है ना, वहां से भी क्वेश्चन दे देता है। क्वेश्चन देता कैसे, वहां से वो चेक करते हैं। देखो ये चीज समझ में आ गई ना, क्वेश्चन कैसे देता है वहां से देखो, आपसे सीधा सीधा कह दिया कि भाई एक आवेशित वलय है, इसको आवेश दिया मैंने 5 माइक्रोकूलम का, और इसकी रेडियस 0.1 मीटर है। तो बताओ, क्या बताओ कि x के किस मान पर e अधिकतम होगा? तो x का मान क्या होगा? ये होगा r बटे अंडर रूट।
और अधिकतम मान कितना होगा ये पूछ लिया, तो फिर क्या करोगे 2k³ अपॉन 3√3 r स्क्वायर, जो भी निकला था वो फॉर्मूला पूरा का पूरा में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, समझ में आएगा? इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से जनरली उत्तर होते हैं, और अच्छे क्वेश्चन बड़े बड़े लेवल के तो अपन देखेंगे बाद में, पहले लेकिन एक बार इसको समेटते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज समझना भी बोर्ड लेवल में और नॉर्मल मेन लेवल में, ई लेवल में इससे बड़ा न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं पूछा जाता। ठीक है, ई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, मैक्सिमम। क्लियर, आगे चलें। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपसे कहा कि आपके पास एक बलय है, ध्यान से देखना, क्या है हमारे पास एक बलय, बला नहीं है बलय, रिंग, सर रिंग। ठीक है, और इस रिंग को हमने कर दिया चार्ज, हमने इसको क्या कर दिया यहाँ पे चार्ज, ये हमने इसको चार्ज कर। ठीक है, और ये इसका सेंटर है Q, और इसकी रेडियस मैंने आपको दे रखी है R। अब क्या कहा, इस सेंटर से R डिस्टेंस दूरी पर, इस सेंटर से R डिस्टेंस दूरी पर, इस सेंटर से R डिस्टेंस दूरी पर, ध्यान देखना, इस सेंटर से R डिस्टेंस दूरी पर कैपिटल R त्रिज्या का, कैपिटल R त्रिज्या का कोई गोला रखा हुआ है ना। अब सोचो कि कैपिटल R त्रिज्या का गोला होगा कोई, तो वो कैसे जा रहा होगा, इसकी मतलब एक गोला बनाना है जिसकी त्रिज्या में क्या रखनी है, कैपिटल R रखनी है। अब इसकी त्रिज्या कैपिटल R होगी तो उसका व्यास तो कुछ ऐसे बनेगा, समझ में आया ना, इसको इसी तरीके से ठीक रख सकता है। क्लियर हुई बात? क्या कहा, वापस सुनो, इसके केंद्र से R दूरी पर, इसके केंद्र से R दूरी पर कैपिटल R त्रिज्या, कैपिटल R त्रिज्या का गोला कुछ इस प्रकार रखा हुआ है कि वो इस तरह की शेप बना देता है, इस तरह की शेप बना देता है। अब आपको बताना क्या है कि इस गोले के केंद्र पर, इस गोले के केंद्र पर ई वेक्टर का मान कितना होगा। आंसर है 0 होगा। इस गोले के केंद्र पर आपसे पूछे ई वेक्टर का मान कितना होगा, तो आप कहोगे यहां से चले यही वापस आ गए तो 0 होगा ना। लेकिन आपसे पूछे कि इस गोले के केंद्र से r/2 दूरी पर कितना होगा, इस गोले के केंद्र से r/2 दूरी पर कितना होगा, तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस बलय की वजह से निकाल, आपसे पूछे इस गोले के केंद्र से गोले की सरफेस पे कितना होगा, तो भी निकालना पड़ेगा, x की जगह आकर। कहने का मतलब समझ आया ना, इस तरीके से क्वेश्चनों को फंसा देते हैं बस बीचों बीच, और इसमें कोई ज्यादा लॉजिक वाला बात है नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपकी किताब में दे रखा है, आपकी डिस्टेंस दे रखी है कुछ अलग, उसको सॉल्व कर रखा है, तो एक बार फटाफट से आज इस क्वेश्चन को देख लेना। बच्चों को बाद में और प्रॉब्लम आती है, बाकी ये क्वेश्चन बड़ा ही निहायत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपको आराम से समझ में आ सकता है। इससे आज के आज अभी के अभी, मतलब जैसे लेक्चर पढ़ो ना खत्म हो जाए उसके बाद इस क्वेश्चन को जरूर देखना। ठीक है, ये दोनों ही एग्जांपल हैं। कौन कौन से, ये डेरिवेशन खुद एक एग्जांपल है, क्या 2.5 आपके आरबीसी का एग्जांपल है, देख लेना 2.5 2.6 तक कुछ ऐसे है। ये दोनों ही एग्जांपल है, दोनों ही एग्जांपल बोर्ड में अनगिनत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से कर लेना। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है किसी आवेशित सतह पर, चालक सतह पर, चालक सतह पर एफ वेक्टर की गणना। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आवेशित चालक सतह है ना, उस पर हम क्या करना चाह रहे हैं, एफ वेक्टर की गणना करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पीछे 2-3 टॉपिक है थ्योरेटिकल। ठीक है ना, क्वेश्चन कभी-कभी बन जाते हैं, तो ये टॉपिक करना जरूरी है। सीधे टॉपिक उठ के आते हैं इसमें। ठीक है, आपसे कह दिया कि हमारा आर त्रिज्या का एक आवेशित सतह, आवेशित बलय है ना, और उसकी चालक सतह पर बल कितना होगा, बल की गणना करो। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें से निकल जाते हैं। ठीक है ना, या फिर टॉपिक का नाम जो आपकी बुक में दे रखा है छाप के चलेगा, एफ वेक्टर की गणना वहां पर कीजिए। ठीक है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चालक सतह लेंगे।
क्या लेंगे, चालक सतह, कुछ ज्यादा ही बड़ी होगी चालक सतह, ये ले लो। सबसे पहला काम हमने चालक सतह की शेप में से नहीं रखनी, यहाँ पे शेप कुछ लगती है, मेंशन है कि सतह है ना, आपकी सरफेस है वो कंडक्टिंग सरफेस है, चार्ज कंडक्टिंग सरफेस है, ठीक है। मतलब हमने इसको चार्ज दे रखा है, सीधी सी बात है, चार्ज कंडक्टिंग का सॉरी चार्ज कंडक्टिंग सरफेस का मतलब क्या है कि कंडक्टिंग सरफेस पे हमने क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है। अब आपसे पूछा कि इस सरफेस की वजह से इस सरफेस पर फोर्स कितना निकल रहा है, तो फोर्स की वैल्यू आप कैलकुलेट करके हमें बताइए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना, अपना क्या है, एक चार्ज सरफेस से आवेशित सतह पर बल की गणना करनी है, किसी आवेशित चालक सतह पर F वेक्टर की कैलकुलेशन करनी है। तो करने के लिए हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले इस सतह पर, ये प्रोसेस है, प्रोसेस आपको ऐसे फॉलो करना पड़ेगा, शॉर्ट में ही बता सकता हूं लेकिन प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड का ही टॉपिक है, बोर्ड के अलावा पूछा भी जाएगा, इसकी प्रोसेस आपको ध्यान होनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे, माना एक चालक सरफेस ली गई, उसको हमने +2 आवेश दिया तथा इस पर बल की गणना करने के लिए इस चालक सरफेस के इर्द गिर्द एक अंदर और एक बाहर दो बिंदुओं की कल्पना की गई, P1 और P2, दो बिंदु लिए गए, कितने बिंदु लिए, P1 और P2, और इस चालक सतह को हमने दो भागों में बांट दिया, एक तो सतह AB जो कि इस सतह का एक अल्पांश भाग है, और दूसरा ACB, दो सतह कौन कौन सी हो गई इसमें, एक तो अल्पांश भाग AB हो गई और दूसरी हो गई ACB, दो सतह हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि इस बिंदु P1 पर, इस बिंदु P1 जो कि सतह के अंदर है, माना वेक्टर मतलब E वेक्टर की वैल्यू EP1 है, तथा इस P2 पर E वेक्टर की वैल्यू EP2 है, दो वेक्टर लिए, इन दोनों पे हमने EP1 और EP2 वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब सुनो, EP1 का मान कितना होगा वो हमें देखना है। तो देखो EP1 का मान निकालने के लिए इस सतह को अलग रख दो और इस सतह को अलग रख दो, कहने का मतलब है मैंने यहाँ से सतह को इस तरीके से थोड़ा सा सेपरेट कर दिया, बड़े ध्यान से समझना, इस सतह को थोड़ा सा सेपरेट कर दिया। तो जैसे मैंने सतह को सेपरेट करा तो क्या देखा कि इस सतह के कारण तो E1 लग रहा है इधर की तरफ, है ना, इस सतह को हम बोल रहे हैं AC सतह, ACB सतह, तो ACB सतह के कारण E वेक्टर इधर है, जबकि AB सतह के कारण E वेक्टर इधर जा रहा है, और दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को यहाँ पे क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि EP1 वेक्टर है ना, वो क्या होगा, EAB वेक्टर प्लस EACB वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा, और प्लस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है ना। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि EAB वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, EACB वेक्टर। ये प्रूफ क्यों करा उसने, ये प्रूफ इसलिए करा कि कईयों को दिमाग में आ जाता है कि ये सतह तो छोटी है और ये सतह बड़ी है, तो इसकी वजह से E वेक्टर ज्यादा होगा, इसकी वजह से E वेक्टर कम होगा। नहीं, हम क्या कहते हैं कि जहां भी E वेक्टर निकालते हैं ना, वो हम पॉइंट चार्ज की वजह से निकालते हैं। E वेक्टर कूलम्ब लॉ को फॉलो करता है, इसके पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ना वो कम ही होगा, ऐसे इसकी वजह से इस पे लगेगा वो भी कम होगा। पॉइंट चार्ज दोनों वैल्यू क्या बन जाएगी, सेम बन जाएगी। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? अब बिंदु P2 पे देखते हैं क्या होता है। तो EP2 की वैल्यू बताओ क्या होगी, EP2 के कारण क्या हो जाएगा, देखो E इसकी वजह से इधर जाएगा और इसकी वजह से भी इधर जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, EAB प्लस EACB दोनों जुड़ जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो, तो हम क्या कहेंगे, ये तो 2E वेक्टर हो गया, माना कि इसकी वैल्यू हमने क्या कह दी, E वेक्टर। तो EP2 की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे पास, 2E वेक्टर। यहां तक बात समझ में, ठीक है। अब E होता कितना है एक्चुअल में हमारे पास, E वेक्टर, देखो हमें निकालना है E वेक्टर, हमें क्या निकालना है, E वेक्टर। E वेक्टर की वैल्यू कितनी हुई, EP2 अपॉन 2, और E वेक्टर होता कितना सतह से पहले, ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 E का जो मैग्नीट्यूड आया आपका वो कितना निकल के आ गया, सिग्मा अपॉन 2 निकल के आ गया, ठीक है। तो आपसे क्या कहा कि इस
ACB, ये पॉइंट है ना, एक चीज और सुनो, ये पॉइंट इस सतह के बहुत पास दिया गया है, ये दिखाने के लिए मैं कर दिया, नहीं तो जस्ट इट और ये जस्ट गिव ऐसे है, बहुत पास पास है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ ध्यान से सुनो, एक अजम्पशन है कि पॉइंट्स हमने बहुत पास पास कंसीडर किए हैं। ठीक है, ये पॉइंट इतना पास है कि हम बोल रहे हैं कि सतह पर ही है। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है कि इस सतह पर ई वेक्टर कितना निकल गया है इस ACB के कारण, है ना। तो क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ पे, ACB के कारण AB पर ई वेक्टर कितना निकल गया, तो आपने कह दिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकल गया यार। तो ई वेक्टर की वैल्यू निकल गई यहाँ, क्या निकल गई, ई वेक्टर की वैल्यू। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QE। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QE। अब हमें Q चाहिए, देखो इस पे Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे Q की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे सिग्मा A, कितनी हो जाएगी, सिग्मा A। या फिर अभी ऐसे ध्यान रखो, तो इसको छोड़ो, आप तो सीधा सीधा लिख दो Q, ध्यान से देखो, E की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। Q समझ में आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। यहां तक की कहानी समझ में आई। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास जो फोर्स है ना वो कितना हो गया, F की वैल्यू लिख देता हूं यहाँ पे मैं सॉल्व करने के लिए। F की वैल्यू कितनी है सतह पर, Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अब इस Q को हम चेंज कर सकते हैं, इस Q को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस Q को क्या लिख सकते हैं हम, देखो हम क्या कह रहे हैं कि ये तो चार्ज है, मतलब आवेश है जो हमने गोले को दिया है ना, ये क्या है, एक आवेश है जो कि गोले को दिया गया है। तो Q का मान मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, सिग्मा Q बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू A होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसको, सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये किसकी वैल्यू निकल रही है हमारे पास, F की वैल्यू निकल रही है। ठीक है, अब मान लो आपसे पूछे कि नहीं हमें तो फोर्स बताना है पर यूनिट एरिया, क्या बताना है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये आपका आंसर आया। इस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि किसी भी आवेशित सतह पर जो दाब लगता है ना, वैद्युतीय दाब, कौन सा दाब, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल प्रेशर, उस इलेक्ट्रिकल प्रेशर की जो वैल्यू होती है P, उसका मान कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है। और आपसे फोर्स पूछे तो क्या कहोगे, फोर्स कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है। ये दोनों चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना। ठीक है, एक तो प्रेशर ध्यान रखना है और एक फोर्स ध्यान रखना है। क्लियर है अंतर। ठीक है, इस टॉपिक को वापस से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो, एक सतह ली, उसको आवेशित किया, आवेशित करने सतह ली, सतह को आवेशित किया, आवेशित करने के बाद 2 पॉइंट माने, उस 5 भाग को अलग निकाला, पहले अंदर वाले बिंदु को सॉल्व किया, उस पे देखा EP1 बराबर EP2 है, मतलब AC बराबर ACB है, AB बराबर ACB है। फिर दूसरे पॉइंट को देखा, वहां पे जुड़ रहे हैं, इधर बराबर आ रहे थे, तो वैल्यू रखी, वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या निकाला, F वेक्टर निकाला। F वेक्टर में हमारे पास ये फॉर्मूला आया, इस Q को मैंने सिग्मा इंटू A लिखा, क्यों लिखा, सतह की वजह से, सिग्मा इंटू A लिखा, सॉल्व किया, ये हमारे पास प्रेशर निकल गया और हमारे पास फोर्स निकल गया। इस फोर्स को हम वेक्टर की फॉर्म में दिखा सकते हैं, और हमें पता है डायरेक्शन तो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल टू द सरफेस बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस, है ना, अभिलंब की ओर। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, किसी आवेशित चालक सतह पर F वेक्टर की गणना। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक और देखो, समझ आ गया टॉपिक ये, हाँ ठीक है, छोटे छोटे 2-3 टॉपिक हैं, सबको देख लो आज, है ना। तो एक टॉपिक और है ये, इसके बाद हमें निकालना है प्रति एकांक आयतन संचित ऊर्जा की गणना। टॉपिक का नाम समझ में आया क्या, प्रति एकांक आयतन संचित
ऊर्जा की गणना। मतलब जब हम किसी भी आवेशित चालक सतह को चार्ज करते हैं, ठीक है, तो वो कितनी ऊर्जा अपने अंदर कलेक्ट करता है, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम है ना पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन हम यहाँ करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो एनर्जी चाहिए हमें यू। क्या चाहिए? अच्छा, यू तो हमने पढ़ा है कि डब्ल्यू के बराबर होता है, और डब्ल्यू तो हमें स्टार्टिंग में कक्षा 11 में पढ़ाया गया था, बल गुणा विस्थापन होता है एफ डी, है ना। हाँ, वेक्टर फॉर्म में बताया था एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका मैक्सिमम पॉइंट कितना होगा। मैक्सिमम यू बोल दिया और इसको लिख दिया मैंने एफ डी cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम मान ली, ठीक है, क्योंकि हमें अधिकतम संचित ऊर्जा की गणना करनी है, ठीक है। अच्छा, एफ को भी निकाला हमने, जाना क्या, यू बराबर कितना निकाला था, सिग्मा स्क्वायर, है ना, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, और ये तो डी है, और ए और डी क्या हो जाता है, वॉल्यूम। तो u अपॉन v कितना हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अपनी किताब में ये सिग्मा है ना, इसको चेंज कर रखा है e की टर्म्स में, किसकी टर्म्स में, e की टर्म्स में, e की फॉर्म में इसको लिख रखा है। तो हम क्या कहते हैं, e इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसलिए सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, e एप्सिलॉन लिख सकते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा, e स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो यूनिट नहीं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे हुआ कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक और था आपका, टॉपिक का नाम समझ में आया, संचित ऊर्जा, ठीक है। किसी आवेशित वलय के अंदर या किसी भी गोले के अंदर, है ना, प्रति एकांक आयतन ऊर्जा जो होती है ना, उसका फॉर्मूला ये चैप्टर नंबर 4 में काम आएगा जहाँ संधारित्र, ठीक है ना। कहने का मतलब है कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जो हमने डेवलप कर रखी है, बना रखी है कि वो विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा करके रखता है हमारे पास, मतलब उस डिवाइस पे, ठीक है। तो उसकी कैपेसिटी बढ़ानी होती है कि कितनी इकट्ठी कर सकता है, कितनी इकट्ठी कर सकता है, तो इसका फॉर्मूला है। जैसे इन्वर्टर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को स्टोर करता है ना, जब जरूरत पड़ती है वापस देता है, ठीक है। तो हमने ऐसी डिवाइस बनाई जो एनर्जी को स्टोर करके रख सके, ठीक है। तो उसके लिए छोटी सी कैलकुलेशन, पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर कर पाता है, ठीक है। तो कितनी एनर्जी स्टोर कर पाता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर यदि आपको सिग्मा नहीं दिया जाए तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एक टॉपिक और देखो छोटा सा। अब क्या है, आपके पास एक चार्ज सोप बबल है, मतलब आवेशित साबुन का बुलबुला, सोप बबल, आवेशित साबुन का बुलबुला है। क्या है आपके पास, एक आवेशित साबुन का बुलबुला। जैसे कि मान लो ये साबुन का बुलबुला है। अब इस साबुन को बुलबुले, खास बात अपनी कक्षा 11 में पढ़नी थी, ठीक है। वो पृष्ठ तनाव वाला फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट था, बस हमारे चैप्टर रह चुका था, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि जब भी कोई बुलबुला बनता है ना, ठीक है, तो बुलबुला बनने के पीछे रीजन क्या है, उसके अंदर हवा भर जाती है। क्या भर जाती है उसके अंदर, हवा। अच्छा, उसके बाहर भी क्या रहती है, हवा ही रहती है। हम क्या बोलते हैं कि जब अंदर की हवा का दाब बाहर की हवा के दाब से ज्यादा होता है, अंदर की हवा ज्यादा दाब लगाती है बाहर की हवा से, तो वह बुलबुला बन जाता है, ठीक है। अब साबुन एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है, जो सरफेस पे टेंशन को इंक्रीज कर देता है, मतलब पृष्ठ तनाव बल बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है वो, पृष्ठ तनाव बल बढ़ा देता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, किसी भी साबुन का बुलबुले बनने में जो एक्सटर्नल जो प्रेशर लगा, क्या लगा, एक्सटर्नल प्रेशर, उसका जो वैल्यू होता है ना, वो होता है 40/R। कब, जब यहाँ पर साबुन का बुलबुला हम बना रहे हैं। अब हमने साबुन के बुलबुले के साथ एक काम और करा है, क्या, इस साबुन के बुलबुले को आवेशित भी किया है। क्या किया हमने, इस साबुन के बुलबुले को आवेशित किया।
तो हम कह रहे हैं कि भाई इस पे एक प्रेशर और ऐड हो गया, ठीक है। पहले तो इसको एक ही प्रेशर से झेलना पड़ रहा था, अब इसको दो प्रेशर झेलने पड़ रहे हैं। एक प्रेशर कौन सा झेलना पड़ रहा है इसको, वो विद्युतीय दाब, इसकी वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास अभी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब हम कह रहे फिर भी बुलबुला बना हुआ है, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर फिर भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, संतुलित अवस्था में। इसका मतलब क्या हुआ, 40/r माइनस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बराबर क्या लिखा जा सकता है, 40/r। अब आप चाहो जो वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि ई की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो पहले मैं ई स्क्वायर निकाल लूं। ई स्क्वायर कितना हो गया बताओ, 8t अपॉन एप्सिलॉन नॉट r। तो e की वैल्यू कितनी हो गई, नहीं हमें तो सिग्मा निकालना है। क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा के लिए हम क्या कहते हैं, e की वैल्यू को क्या रख दो आप, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कर दो। तो कैसे लिखोगे, हाफ, मतलब इसको कैसे लिखेंगे हम, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 4t/r। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, 8t एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय r। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो गया, कि नहीं हमें तो q निकालना है। तो q की फॉर्म देखो, सिग्मा बराबर क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा बराबर लिखा जा सकता है q इनटू a। सही बात है, एक बार चेक करने पर इस चीज को, लैम्डा l नहीं गलत है, q डिवाइडेड बाय a। तो सिग्मा की जगह मैं क्या रख दूं, यहां पे q डिवाइडेड बाय a रख दूं। तो रखो कितना आएगा, यहां से देखो, तो इसको भी मिला देता हूं, इसको समझ में आया ना आपके, यहां लिख दीजिए आराम से, अच्छे से देखो, सारे डेरिवेटिव ये सारे फार्मूले आपके काम के हैं, ठीक है। सिग्मा बराबर देखो कौन कौन सा, सिग्मा बराबर 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, ठीक है। टेंशन इसलिए नहीं कि हम निकाल सकते हैं, आप केवल एक चीज ध्यान रखोगे तो आप निकाल लोगे। क्या वो कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, 40/r इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये ध्यान रखना है, इससे निकाल सकते हैं। जैसे q निकाल रहे थे ना, तो q देखो, तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे q रख दो, q रखोगे तो क्या होगा, q डिवाइडेड बाय a बराबर 8t एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय r। इस a को आप यहाँ लिख दो, और चाहो तो मान लो आपके पास कोई गोला गोला दे रखा है, तो इस a को यहाँ पे लिख दो, यानी तो 4πr स्क्वायर। यदि गोला दे रखा है तो जो भी सतह दे रखी है उसका क्या लिख दो, यहाँ पे एरिया लिख दो, सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, ये था आवेशित साबुन का बुलबुला, है ना। आवेशित साबुन बुलबुले के कारण निम्न भौतिक राशियों की गणना, या फिर आवेशित साबुन के बुलबुले की संतुलित अवस्था, जो भी टॉपिक आपके किताब में दे रखा है, ठीक है, उसका नाम पढ़ना है। वो चीज यही है, साबुन का बुलबुला मतलब ये टॉपिक पढ़ना है, कुछ नहीं है। वापस बोल देता हूँ, बुलबुला बना तो उसपे साबुन की वजह से बुलबुला थोड़ी देर ज्यादा टिकता है, ठीक है। वो साबुन की वजह से बुलबुला क्यों टिकता है, क्योंकि उसपे तनाव फोर्स लगता है, पृष्ठ तनाव लगता है। क्या लगता है, पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव क्या करता है, अंदर के प्रेशर को ज्यादा रखता है, अंदर की वजह से जो हवा का दबाव है उसको ज्यादा रखता है, बाहर से हवा के दबाव को क्या रखता है, कम रखता है, जिसके वजह से बुलबुला फूट नहीं पाता, ठीक है। अब उसको संतुलित अवस्था में बनाए रखना है, तो P एक्सटर्नल किसके बराबर होता है, 40/r। अब मैंने इसको आवेशित और कर दिया, जब आवेशित कर दिया तो इस पे एक दाब और लगा अंदर की तरफ से, वो कौन सा लगा, वो लगा आपके पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम कह रहे हैं कि जब भी आवेशित बुलबुला बना हुआ है, इसका मतलब ये दोनों जो दाब है वो एक दूसरे के क्या है, संतुलित अवस्था में, तो दोनों एक दूसरे के संतुलित अवस्था में, दोनों को बराबर कर दिया, या फिर बोल दिया एक्सटर्नल प्रेशर को जीरो कर दिया। एक कॉमन क्वेश्चन यहां से उठता है, वो क्वेश्चन देख लो, क्या आपसे कई बार पूछा जाता है कि भाई ये साबुन का बुलबुला है और इसको मैंने आवेशित किया, अब बताओ क्या ये सिकुड़ेगा या फैलेगा जब इसको धनावेश दिया जाए और जब इसको ऋणावेश दिया जाए, जब इसको धनावेश दिया जाए और जब इसको ऋणावेश दिया जाए, तो सिकुड़ेगा या फैलेगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, साबुन का बुलबुला मेरा न्यूट्रल, फिर हम उसको आवेश दे रहे हैं, जब हम उसको आवेश दे रहे हैं तो आवेश जा रहा है, वो अंदर जा रहा है क्या,
अंदर तो हवा है, अंदर तो रुक नहीं सकता, जाएगा ना सरफेस। अब सरफेस पे गया तो दो आवेश सरफेस पे रुक नहीं सकते, क्योंकि वहां क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो सतह क्या होगी, खिंच जाएगी, सतह क्या हो जाएगी, खिंच जाएगी, तो बुलबुले का आकार बढ़ जाएगा। बुलबुले का आकार बढ़ जाएगा, रीजन क्या है, ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ सेम चार्जेस एट दैट सरफेस। ठीक है, उस सरफेस पर समान आवेशों में प्रतिकर्षण होने की वजह से सतह खिंच जाएगी। ठीक है, तो बुलबुले का आकार जो सतह खिंचेगी तो बुलबुले का आकार बढ़ जाएगा। सतह खिंचने का मतलब गुब्बारा पहले तो बिना फूला हुआ है, उसकी सतह क्या उनके पास पास है, अब हमने फूंक दी तो सतह क्या उन खिंचे, उसका आकार बढ़ा, और फूंक दी और खिंचे और आकार बढ़ा, और फूंक दी और खिंचे और आकार बढ़ा। ऐसे यहाँ पे सतह के अणुओं के बीच आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ता चला गया और बुलबुले का आकार बढ़ता चला गया। पर एक कंडीशन होती है कि बुलबुले का आकार एक लिमिट तक बढ़ सकता है, उसका एक्सटर्नल प्रेशर उस पर क्या हो जाता है, हावी हो जाता है, उसके बाद बुलबुला क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, जैसे गुब्बारा भी फूट जाता है। ठीक है, तो ये सब कहानी थी इस चैप्टर नंबर 2 की, जो आज